हेलो, नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 9th of January 2024 and we are back with our daily economic times analysis. Let's start with the today discussion. Looking into the front page news headlines, it is Sony G impending $10 billion marriage on the rocks. हम काफी समय से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो सोनी एंटरटेनमेंट और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड इन दोनों का मर्जर की एक कवायद चल रही थी। वो काफी टाइम से डील इनिशियल फेजेस के अंदर थी एंड अभी तक ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इसी के बीच काफी टाइम हो गया, ये इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 से ये बात चल रही है। काफी फॉर्मेलिटीज कवर अप भी हुई, बट कुछ ऐसे इश्यूज अभी भी हैं, जैसे कि जो एमडी हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के पुनीत गोयनका, वो ये चाह रहे हैं कि आफ्टर द मर्जर जो मर्ज्ड एंटिटी होगी सोनी और जी की, वो उसके सीईओ का पदभार भी संभालना चाहेंगे उसके बाद। बट यहाँ पे इस क्लोज के ऊपर सोनी एग्री नहीं कर रहा। तो ये सोनी और जी एंटरटेनमेंट की जो मर्जर की तरफ जो चल रहा था, उसमें हर रोज कोई ना कोई रुकावट देखने को मिल रही है। एंड सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन is close to calling off a proposed $10 billion merger between its local unit and G Entertainment Enterprise Limited, announced 2 years ago in a bid to create India's largest broadcast company, owing to what it sees in the inability of the latter to fulfill the conditions laid down in the मर्जर एग्रीमेंट। बेसिकली सोनी एंटरटेनमेंट ये कह रहा है कि जो जी एंटरटेनमेंट है, हमारी जो इनिशियल एग्रीमेंट हुई थी, कंडीशंस लेट डाउन हुई थी, उनको फुलफिल कर पाने में सक्षम नहीं हो रहा और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी डील आगे नहीं बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ सोर्सेज से पता चल रहा है। The lapses in complying with what are called condition precedent, CP are condition precedent, जो कंडीशन पहले से फॉर्मुलेट की गई थी इस मर्जर की पूरी प्रक्रिया को करने के लिए। तो these are condition precedent in legalese have added to the simmering discontentment between the two, ठीक है, who thus far could not agree on Zeal MD Puneet Goenka being the CEO of the merged entity। बेसिकली बाकी सब चीजों पे तो एग्रीमेंट चल रहा है इनका। एक बड़ा जो इश्यू बीच में अटका हुआ है वो ये हुआ है कि पुनीत गोयनका जो अभी झील के एमडी हैं, वो कह रहे हैं कि जो मर्ज्ड एंटिटी हो जाएगी उसके अंदर भी सीईओ का पदभार मैं ही संभालूंगा। सोनी इज प्लानिंग टू ऑफिशियली सेंड अ टर्मिनेशन नोटिस टू झील बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सोनी ये कह रहा है कि आई डोंट थिंक कि ये डील हो पाएगी और वो टर्मिनेशन एग्रीमेंट भेजने की, टर्मिनेशन नोटिस इस एग्रीमेंट से रिलेटेड भेजने की तैयारी में है। फ्लैशबैक की बात करें तो 2021 के अंदर दिसंबर 10 2021 को सोनी और जी ने अनाउंस किया था कि हम इंडिया बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बनने की तैयारी में है और एक $10 बिलियन की हमारी मर्जर डील अनाउंस की गई थी। एक $10 बिलियन की मर्जर डील अनाउंस की गई थी सोनी और जी के बीच में। उसके बाद 2022 की जुलाई 29 के अंदर बीएससी और एनएससी जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी अप्रूवल मिल गया इसको। अक्टूबर 4 को सीसीआई ने भी अप्रूवल दे दिया कुछ पॉइंट्स के साथ, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी दे दिया। 2023 में क्या डेवलपमेंट हुआ, जून 12 में सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया जिसके तहत जी के सीईओ पुनीत गोयनका और उनके फादर सुभाष चंद्रा, इन दोनों को किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पोस्ट होल्ड करने से मना कर दिया। दैट यू आर बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी की पोस्ट इन एनी लिस्टेड कंपनी। किसी भी लिस्टेड कंपनी में आप कोई ऐसा पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करेंगे, जिसके खिलाफ सेबी के ऑर्डर के खिलाफ जो जी ग्रुप है सेट में चला गया था। सेट में जब गया तो सेबी के जो ऑर्डर थे, कंफर्मेटरी ऑर्डर, उसको होल्ड कर दिया सेट ने। सेट बेसिकली इज सेबी एपलेट ट्रिब्यूनल जो है, तो सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल जो सेबी के ऑर्डर्स के अपील जहां पे की जाती है, दैट इज सेट, ठीक है, सिक्योरिटीज एपलेट टर्मिनल। और इसी बीच 10 अगस्त को एनसीएलटी ने भी मर्जर को अप्रूवल दे दिया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अभी दिसंबर 17 में जी अपॉइंट्स 3 न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आफ्टर रीअपॉइंटमेंट ऑफ 2 इज रिजेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो अभी 3 नए डायरेक्टर लगाए, लेकिन सोनी ये चाहता है कि उनके जो करंट सोनी इंडिया के जो यहाँ के सीईओ हैं, वो ही मर्ज्ड एंटिटी का पदभार संभाले। पुनीत गोयनका को पदभार संभालने का अनुमति नहीं देना चाहना
सोनी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। और इधर जी के जो एमडी है वो भी एडमेंट है कि आफ्टर द मर्ज एंटिटी आई विल बी द सीईओ ऑफ द मर्ज्ड ग्रुप। तो अभी देखना ये होगा कि मंथ एंड तक ये डील में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है या फिर मंथ एंड तक सोनी इस डील को टर्मिनेट कर देता है थ्रू इश्यूएंस ऑफ द टर्मिनेशन नोटिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज एबीसी ऑफ इंडिया इंक्लूसिव टू सेट फॉर अयोध्या डी डे। आपको पता है अयोध्या को 22 जनवरी में अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होगी श्री रामचंद्र जी की, तो उसके लिए बहुत सारे वीवीआईपी इन्विटेशन दिए गए हैं मंदिर के द्वारा। और अयोध्या के अंदर बहुत सारे हेलीपैड और एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही हैं जगह जगह पे, जहां पे करीबन बहुत ज्यादा वीआईपीज जैसे कि बहुत ही कंट्री के अंबानी, अडानी, रेमंड्स के जो हैं गौतम सिंघानिया, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, मुकेश अंबानी, टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन, इस तरह की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बिजनेस हाउसेज, मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स पर्सनैलिटीज, तो ये एक बहुत बड़ा समागम होगा। दैट विल बी द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट रिलेटेड टू हिंदुइज्म फेथ इन अयोध्या ऑन 22 ऑफ जनवरी। तो इसी के तहत बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रोसीजर्स किए गए हैं, सभी को वीवीआईपी को इनविटेशन भेजे गए हैं। पर इनविटेशन ओनली वन पर्सन इज अलाउड, अलोंग विद दैट दे हैव बीन गिवन नेसेसरी प्रोटोकॉल्स टू फॉलो। तो ये 22 जनवरी को जो श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है, उसके तहत बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है अयोध्या के अंदर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एप्पल्स इंडिया क्रॉप 1 लाख करोड़ आईफोन। एप्पल ने जब से इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है तो लास्ट ईयर में करीब 1 लाख करोड़ की आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की गई है इंडिया के अंदर। ये बेसिकली एफओबी वैल्यू है, फ्रेट ऑन बोर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू जहां फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में बनाया जाता है उसके गेट तक की जो वैल्यू है वो वैल्यू बोलते हैं एफओबी वैल्यू, दैट इज 1 लाख करोड़। उसके बाद आगे जब जाएगा तो उसमें फ्रेट चार्जेस, टैक्सीज, सेलर्स कमीशन, ये सब कुछ ऐड हो जाता है। अगर उसको भी ऐड कर लिया जाए तो जो प्रोडक्शन है इट कुड बी अराउंड 1.5 लाख करोड़ टू 1.7 लाख करोड़। तो बेसिकली 1.1 लाख करोड़ इज द एफओबी अमाउंट जितने के हमने आईफोन मैन्युफैक्चर किए गए हैं। बेसिकली ये जो आईफोन है ये पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के तहत प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इन कंपनीज के द्वारा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है वो एफओबी वैल्यू पे ही लागू होती है किसी भी डिवाइस के। एफओबी इज फ्रेट ऑन बोर्ड, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो दिस फीट इज अ विन फॉर द गवर्नमेंट व्हिच हैज बीन ट्राइंग टू कैप्चर द शिफ्ट ऑफ सप्लाई चेन्स आउट ऑफ चाइना। बेसिकली चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था आईफोन का, तो अभी इंडिया के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बोथ आवर गवर्नमेंट ऑल्सो एज वेल एज एप्पल इंक्लूसिव ऑल्सो। सो एप्पल ने डाइवर्ट किया है इंडिया को एक सेकंड होम फॉर आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बनाने का। वैल्यू की टर्म में बात करें तो आईफोन मेकर इज पॉसिबली द लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय वैल्यू, मतलब जितने भी फोन्स बने हैं, मोबाइल फोन्स बने हैं, उसमें आईफोन नंबर 1 पे रहा है इंडिया के अंदर। एंड द कंपनी इंक्रीज्ड इट्स इंडियन मार्केट टू 6% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 फ्रॉम 2% इन फाइनेंशियल ईयर 18, while that of Samsung has declined from 20% to 26% to 20% in these 5 years. In the same periods, Apple's India business has jumped from 49,000 crore to has jumped to 49,322 crore from 13,000 crore. बेसिकली क्या है, सैमसंग की घटती जा रही है इंडिया के अंदर जो बाय वैल्यू बात करें तो प्रोडक्शन की, एंड एप्पल की इंक्रीज होती जा रही है। सो एप्पल एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना रहा है इंडिया के अंदर सप्लायर्स में, जिसमें टाटा ग्रुप की एक यूनिट भी लगाई गई है। अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कौन से एप्पल के, तो नंबर सबसे बड़ा है फॉक्सकॉन जो कि होनहाई है जो आईफोन बनाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पिगाट्रॉन है और थर्ड नंबर पे जो टाटा की कंपनी है विस्ट्रॉन। ये 3 कंपनियां जो इंडिया के अंदर बेसिकली आईफोन के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया इज नाउ स्काई रॉकेटिंग इन टर्म्स ऑफ द आईफोन मैन्युफैक्चरिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कस्टम्स के सिंघानिया लेड फर्म पेज 320 करोड़ एज ए पेनल्टी। रेमंड्स के जो एमडी हैं गौतम सिंघानिया, उनके ऊपर इंडियन कस्टम्स ने एक केस किया था जिसके तहत इन्होंने जो विंटेज कार्स मंगवाई थी उसकी ड्यूटीज नहीं पे की थी। तो गौतम सिंघानिया लेड रेमंड ग्रुप हैड सेटल्ड अ केस ऑफ एलिग्ड कस्टम ड्यूटी इवेजन बाय द DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस
ओवर द इंपोर्ट ऑफ 142 कार्स, 142 विंटेज कार्स मंगवाई थी, जिनके 328 करोड़ के करीबन की इन्होंने पेनल्टी का इनके ऊपर 328 करोड़ का अभी पेनल्टी भर के, कस्टम ड्यूटी भर के इन्होंने अपना केस सेटल किया है। बेसिकली इस केस के अंदर जो ड्यूटी अमाउंट भी है, अलोंग विद दैट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एप्लीकेबल है 15%, तो इसकी टोटल अमाउंट 328 करोड़ रही है। सो इस बार इस केस के अंदर रेमंड ग्रुप्स को क्लोजर रिपोर्ट भी दे दी गई है डीआरआई के द्वारा। केस की देखे जाए तो हमारी जो फेडरल एजेंसी है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उन्होंने गौतम सिंघानिया जो चेयरमैन है रेमंड ग्रुप के, उनको एक बेनिफिशियल ओनर घोषित किया था किस डील के अंदर, जब 142 कार्स मंगवाई गई थी गौतम सिंघानिया के इंस्ट्रक्शन पे। आउट ऑफ दैट 138 वर विंटेज कार्स एंड 4 R&D व्हीकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हीकल्स थे, were procured by the group companies from renowned auction houses from all over the world. ठीक है, and these vintage car were undervalued and routed through intermediary companies. इन vintage car की वैल्यू को अंडरवैल्यू करके दिखाया गया और डिफरेंट कंट्रीज से, इंटरमीडिएरी कंपनीज से, जो कि यूएई के अंदर, हांगकांग के अंदर 2-3 डेस्टिनेशन पे और या फिर यूएस के अंदर रजिस्टर की गई और उसके थ्रू री रूटिंग करके ये लेके आया गया, सो दैट रिवेन्यू बचाया जा सके। 229 करोड़ की इसके अंदर ड्यूटीज की सेविंग की गई थी, अभी जिसके एवज में 320 करोड़ रुपीस रेमंड ग्रुप ने कस्टम्स को भर के और अपना ये केस सेटल किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एनएफआरए प्लान्स एनुअल ऑडिटर चेक्स। जो हमारी नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेट रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिनकी हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि इन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर 50 लाख रुपीस का फाइन लगाया था। तो अभी जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो प्लान कर रही है यूएस गवर्नमेंट की तर्ज पे कि हम एनुअल इंस्पेक्शन करें। जो भी बड़ी बड़ी ऑडिटिंग फर्म्स हैं जो भी ऑडिट करती हैं, तो ऐसी बड़ी ऑडिटिंग फर्म्स का हम रेगुलर इंस्पेक्शन करें, एटलीस्ट एनुअल इंस्पेक्शन करें या फिर 3 साल में एक बार तो जरूर करें, सो दैट वो अच्छे से कंप्लायंस कर पाए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सीकिंग टू पुट इन प्लेस एन ओवरसाइट मैकेनिज्म ऑफ दिस काइंड इन द फर्स्ट टाइम। तो एक ऐसा ये मैकेनिज्म बनाने की कवायद में है जो हमारी एनएफआरए है, जिसके तहत जो भी बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं उनका रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाएगा, सो दैट वो जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें और ऐसे मेजर्स को ओवरफ्लो ना करें। द थिंकिंग बिहाइंड दैट दिस इज टू डिस्करेज द ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स फ्रॉम डिविएटिंग फ्रॉम द स्टिपुलेटेड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेसेस व्हिच विल इवेंचुअली हेल्प कर्ब द कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। बेसिक इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है? एम है कि जो ऑडिटर और अकाउंटेंट है उनको डिस्करेज करना है कि तुम ऐसे टेक्निक्स ऐसे ना अपनाओ जो कि सेट प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड से हटके हो और जो कि कॉर्पोरेट फ्रॉड का एक बड़ा हिस्सा बन सके। तो अभी इस तैयारी में है हमारा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एजेंसी। प्लान क्या है? प्लान इज टू इंस्पेक्ट द प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय एनी की ऑडिट फर्म। जो भी ऑडिट फर्म है उनको एक सेट प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। Entities for inspection auditors mainly of large companies will be selected using data analytics। Data analytics को यूज करके जो बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑडिटर्स को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद फॉलो अप एक्शन क्या है? नो प्रोब्स ओवर ऑल इंस्पेक्शन ओनली इन केस ऑफ ग्रोस नेग्लिजेंस। फॉलो अप एक्शन ये होगा जब ऑडिट फर्म्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसके बाद अगर कोई बड़ी नेग्लिजेंस पाई जाती है तो उनके ऊपर फॉलो एक्शन लिया जाएगा, प्रोब किया जाएगा। ग्लोबल प्रैक्टिसेस यूएस पीसीएओबी इंस्पेक्ट ईच पब्लिक ऑडिट फर्म। अगर ये हमारी ग्लोबल प्रैक्टिसेस के स्ट्रीमलाइन करने की तैयारी में है एनएफआरए, क्योंकि यूएस के अंदर भी ऑडिट फर्म्स को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर और एटलीस्ट वंस इन 3 इयर्स जरूर इनकी इंस्पेक्शन की जाती है। तो एक बहुत अच्छा कदम है सो दैट कॉर्पोरेट फ्रॉड से बचा जा सके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, 11 कॉन्विक्ट्स रिमिशन एन्यूल्ड, सुप्रीम कोर्ट सेंड्स देम बैक टू जेल। बिल्किस बानो का केस था, बिल्किस बानो के गैंगरेप केस था और उसके बाद उसके 7 फैमिली मेंबर्स को मर्डर कर दिया गया था। उस केस के अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने उनके जो कॉन्विक्ट्स थे उनको रेमिशन दे दिया था, उनको प्री मैच्योर रिलीज कर दिया था रेमिशन के थ्रू, रेमिशन की पावर को यूज करते हुए, जिसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड बोल दिया है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उन जो भी अपराधी थे उनको दोबारा जेल जाने के लिए ऑर्डर किया है कि आप दोबारा जेल जाइए, आपकी प्री मैच्योर रिलीज पॉसिबल नहीं है। इसमें गुजरात गवर्नमेंट को भी लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि जब इनिशियली जब केस हुआ था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये केस था और मुंबई के स्पेशल ब्रांच के पास ये केस था और मुंबई कोर्ट के अंदर ही ट्रायल किया गया था। तो यू आर नॉट द एप्रोप्रिएट, और इनिशियली जब शुरुआत में गुजरात गवर्नमेंट ने भी ये बोला था कि वी आर नॉट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन इसके ऊपर बाद में जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जो जिसमें गुजरात गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ठहराया गया था, उसके खिलाफ भी गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी उस ऑर्डर को रिव्यू करवाने के लिए। तो अभी एक ऑर्डर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को भी नल एंड वॉइड किया, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, और गुजरात गवर्नमेंट को भी लताड़ लगाई कि यू आर नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑफ रेमिशन इन दिस केस। आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ही नहीं तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। और उसके बाद जो भी इनके अपराधी थे उनको दोबारा जेल जाने के लिए बोल दिया है। तो ये एक जस्टिस की दिशा में बहुत ही अच्छा केस इस सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एनआरआईज आस्क्ड टू स्टेट नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन इंडिया। जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अभी कई लोगों को, कई एनआरआईज को जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनको नोटिस सर्व किए हैं कि वो एक स्वोर्न स्टेटमेंट दो, स्टैंप पेपर के ऊपर एक स्टेटमेंट दो कि आप भारत के अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ डेज आपने भारत के अंदर स्पेंड किए, आप कितने दिन भारत के अंदर रहे हो। अनलाइक रेसिडेंट्स, एनआरआईज दैट आर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन आर नॉट रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ टू पे टैक्सेस ऑन ओवरसीज अर्निंग और डिक्लेयर दी फॉरेन एसेट्स। तो एनआरआई को, अगर जो एनआरआई है जो हमारे ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह नहीं होते, उन लोगों को हमारे इनकम टैक्स एक्ट के तहत एग्जेम्पशन है कि वो अपनी ओवरसीज अर्निंग पे टैक्स पे नहीं करेंगे। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स ऑन ओवरसीज अर्निंग अलोंग विद दैट डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स। तो फॉरेन एसेट्स को भी डिक्लेयर करने का कोई प्रावधान नहीं है। हाउएवर, if they overstay means spending more than 181 days in a year in India, अगर वो 181 दिन से ज्यादा इंडिया के अंदर स्टे करते हैं तो उनको टैक्स, लेवी ऑफ टैक्स और डिस्क्लोजर रेगुलेशन उनके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। मतलब एक एनआरआई सिर्फ 180 दिन तक भारत के अंदर अगर रहता है तो उसके ऊपर जो इनकम टैक्स की रेगुलेशंस हैं, जिसके अंदर टैक्स देने का प्रावधान, टैक्स पे करने का प्रावधान और अपने फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करने का प्रावधान है, वो 181 डेज तक रहता है तो उसके ऊपर वो प्रावधान लागू नहीं होंगे। और अगर वो 181 डेज से ज्यादा रहता है तो वो इस प्रावधानों के एम्बिट में आ जाएगा। इन द पास्ट फ्यू वीक टैक्स डिपार्टमेंट हैड सर्व्ड नोटिस टू डजन्स ऑफ एनआरआईज asking them to submit their signed affidavit affirming the fact that they have not been resident during the period mentioned by them। तो अभी टैक्स डिपार्टमेंट ने इस चीज को चेक करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए कुछ एनआरआईज को बोला है कि आप एक स्वर्न एफिडेविट पे लिख के बताइए कि आप इस पीरियड के दौरान इंडिया में थे या नहीं थे, या फिर थे तो कितनी दिन तक थे। ये बेसिकली टैक्स रेगुलेशंस के मद्देनजर ही किया जा रहा है। यूजुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैसे तो जो फ्लाइट्स की डिटेल, डेट वाइज एवरी पर्सन की, कौन भारत में आया, कौन गया, कौन एनआरआई आया, यूजुअली ले लेते हैं और इसको टैली किया जाएगा अब जो एफिडेविट वो देंगे उनके साथ। ऐसे तो अगर कोई बाहर जाता है तो यूजुअली स्टैंप भी लगती है, वीजा के ऊपर भी स्टैंप लगती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी एनआरआईज के ऊपर भी, जो कि अनऑथोराइजली 181 डेज से ज्यादा स्टे करते हैं और टैक्स इवेजन करते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने की कवायद में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ओएनजीसी कट्स पीक केजी बेसिन क्रूड एस्टिमेट बाय 40%। जो हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है ओएनजीसी, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर जो हमारा क्रूड ऑयल और गैस आउटपुट का जो एस्टिमेट किया गया था $5 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है केजी बेसिन प्रोजेक्ट, उसमें 35 to 40% का इसके अंदर एस्टिमेट को कम किया है कि 35 से 40% कम इसके अंदर आउटपुट हो जाएगा। पीक आउटपुट का 35 से 40% कम रहेगा। प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स KGDWN 98/2 ब्लॉक विल बी स्लोली रैम्प्ड अप and is expected to reach a peak of 45,000 barrel per day and more than 10 MMSCMD of natural gas, the state run explorers said on Monday। तो लेटेस्ट जो एस्टिमेट है उनको देखा जाए तो वो 2017 के जो एस्टिमेट थे, जिसके अंदर जो पीक थी वो 78,000 बैरल पर डे थी, जो कि अभी 45,000 बैरल
पर डे दिखाई जा रही है, और जो नेचुरल गैस की 15.57 MMCMD थी, जो अभी 10 बताई जा रही है ओएनजीसी के द्वारा, तो ये करीबन 35 से 40% की जो पीक आउटपुट है उसमें कमी बता रहा है ओएनजीसी अपने केजी बेसिन को लेके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट पैनल टू एड्रेस द ग्रीवांसी रिलेटेड टू ऑक्शन ऑफ डोमेस्टिक नेचुरल गैस। जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक नेचुरल गैस जो प्रोडक्शन होती है उसकी ऑक्शन से रिलेटेड अभी गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमिटी का गठन किया है। गवर्नमेंट हैज सेट अप एन इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमिटी टू एड्रेस द ग्रीवांसीज of buyer and seller of domestic natural gas in auctions conducted by empaneled agency। जो भी empaneled एजेंसी है वो ऑक्शन के थ्रू जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस की सेल के लिए परमिशन देती है उसको इंडिपेंडेंट ओवरसाइट कमिटी इसको रेगुलेट करेगी, इनके ग्रीवांसीज को एड्रेस करेगी। द 5 मेंबर, ये 5 मेंबर कमिटी रहेगी। द 5 मेंबर कमिटी फॉर्म्ड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस कमिटी का गठन करने वाली डिपार्टमेंट का क्या नाम है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, वुड बी चेयर्ड बाय मिस्टर एमडी गुप्ता। एंड द कमिटी shall monitor and review the performance of empaneled agencies periodically and examine the complaint or grievances of buyers as well as sellers of natural gas against these empaneled agencies। तो ये बेसिकली एक ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म बनाया गया है फॉर द डोमेस्टिक नेचुरल गैस ऑक्शंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डिमांड फॉर डीजल डाउन 2.5% इन दिसंबर। ये जो डीजल की कंजम्पशन की जो डिमांड रही है वो 2.5% कम आई है दिसंबर के महीने में। पेट्रोल की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है। पेट्रोल की डिमांड बेसिकली 0.2% थोड़ी इंक्रीज हुई है दिसंबर के महीने में, लेकिन ओवरऑल डीजल की डिमांड 2.5% कम रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, टूटिकोरिन कोल टर्मिनल NCLAT डिसमिसेस द प्ली बाय द जिंदल पावर। टूटिकोरिन जो कोल टर्मिनल है जो कि इंसॉल्वेंट हो गया था और उसकी रिवाइवल प्रोसीडिंग चल रही है एज पर दी IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। उसके अंदर जो जिंदल पावर है उन्होंने एक अपील की थी नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल में, जो कि मुंबई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में अपील की थी। कहां पे? एपलेट ट्रिब्यूनल में। जो अपील को खारिज कर दिया गया है नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल ने, उसके अंदर जिंदल पावर ने ये बोला था कि हमें अलाउ किया जाए कि हम भी टूटिकोरिन जो कोल टर्मिनल है उसके अंदर अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सके। लेकिन उसके खिलाफ मुंबई के जो NCLT है उन्होंने फैसला दिया था कि अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है तो हम आपको अलाउ नहीं कर सकते फॉर सबमिटिंग द रेजोल्यूशन प्लान फॉर टूटिकोरिन कोल टर्मिनल। और इसको अल्टीमेटली NCLAT ने भी डिसमिस कर दिया है, मतलब जो NCLT का ऑर्डर है उसको अपहेल्ड कर दिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स फ्रॉम टैक्समैन ऑन 1 लाख करोड़ नोटिस टू ई गेमिंग कंपनीज। बेसिकली जो ई गेमिंग कंपनीज है आते हैं, 3 पत्ती लगाते हैं या फिर अपनी टीम बनाओ, बेटिंग एप्स हैं, बहुत सारे एप्स जो चले हुए हैं, उसके ऊपर जीएसटी ने 1 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी के नोटिस सर्व किए, जिसके खिलाफ जो ये इनकी जो एसोसिएशन है ई ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को सेंटर या फिर बोल दीजिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट से इसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन मांगी है। बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को 28% लेवी की गई थी ऑन द वैल्यू ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, और जितनी भी वैल्यू उनके पास आई थी जो लोगों ने सबमिट की थी फॉर प्लेइंग दीज ऑनलाइन गेम्स, उसके ऊपर 28% जीएसटी लगाया गया है और ये इसका करीबन 1 लाख करोड़ के नोटिस सर्व किए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज वर सर्व्ड द शो कॉज नोटिस फॉर एलिगेड टैक्स इवेजन एडिंग अप टू 1 लाख करोड़ लास्ट ईयर। द ई गेमिंग कंपनीज फेडरेशन along with play game 24/7 head digital works etc have challenged these tax notices। तो बेसिकली 20,000 करोड़ के और इस टाइप के नोटिस सर्व किए गए हैं जीएसटी के द्वारा, और जीएसटी ने ये बोला है कि दिस इज बाय इन अमाउंट, जो भी बाय इन थी, जो भी इनिशियली प्लेयर जो पैसा भेजता है किसी टीम को खरीदने के लिए, किसी गेम के ऊपर पैसा लगाने के लिए, तो बाय इन अमाउंट के ऊपर ही 28% का जीएसटी लगाया गया है। जबकि ई गेमिंग कंपनीज का या ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज का कहना है कि यहाँ पे जो बाय इन है वो
इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी ट्रांसफरेबल और एक्शनेबल क्लेम। जो हमारा कोई ट्रांसफर ऑफ गुड्स तो नहीं हुआ है जिसके ऊपर हमें जीएसटी लगेगा। प्लस ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जा रहा है, जो कि गलत है जीएसटी रेगुलेशंस के हिसाब से। अभी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से और जीएसटी डिपार्टमेंट से इस संदर्भ में कुछ जवाब मांगे हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा इस इतने बड़े 1 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शंस को लेके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, गवर्नमेंट अप्स फाइनेंशियल एड फॉर रूफटॉप सोलर प्रोडक्ट एट होम्स। आपने देखा होगा घरों की छतों पे भी रूफटॉप सोलर पैनल्स हम लोग लगा लेते हैं, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ सब्सिडी देती है, फाइनेंशियल एड देती है, जिसको इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। और अभी इसको सपोर्ट करने के लिए, सो दैट हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके थ्रू सोलर एनर्जी, सपोर्ट को इंक्रीज कर दिया गया है। 3 किलोवाट की कैपेसिटी का अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो 18,000 पर किलोवाट जनरल स्टेट्स को मिलेगा और 20,000 पर किलोवाट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लाइक हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा। और सिमिलरली अगर 3 किलोवाट से और 10 किलोवाट तक की कैपेसिटी का लगाते हैं तो ये जो असिस्टेंस है ये 9,000 पर किलोवाट मिलेगी जो भी बेनिफिशियरी है इस सोलर रूफटॉप सोलर पैनल प्लांट लगाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जिसके अंदर हमारी फाइनेंशियल एड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। इससे एक बूस्ट मिलेगा सो दैट बहुत सारे लोग अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल लगा पाएंगे। शाइनिंग ब्राइट रिवाइज सपोर्ट फॉर जनरल स्टेट अप टू 3 किलोवाट 18,000 पर किलोवाट वर्सेज 14,588। पहले 14,588 रुपए की सब्सिडी थथी या फिर फाइनेंशियल एड थी, जो कि अभी बढ़ा के 18,000 पर किलोवाट कर दी गई है। और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट है तो 7,294 थी, 7,294 थी। सो ओवर 20 करोड़ हाउस होल्ड हैव द पोटेंशियल ऑफ 637 गीगावाट। 637 गीगावाट लगाने का हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन अभी करंटली हमने सिर्फ 11 गीगावाट ही रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाए हैं। तो आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा बूस्ट करेगा इस सोलर इंडस्ट्री को, अलोंग विद हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को भी ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। और हमारे को जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे कि कोल है, डीजल है, इसके ऊपर भी हम हमारा रिलायंस को कम करेंगे। सो इट इज अ गुड स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ मीटिंग आवर ग्रीन गोल्स। नेक्स्ट इज 2 पोल्यूशन टेस्ट मस्ट फॉर व्हीकल्स विद फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन। आपने देखा होगा आजकल हाइब्रिड व्हीकल्स बहुत आ रहे हैं जिसके अंदर बाई फ्यूल व्हीकल्स है, जो कि बाई फ्यूल्स व्हीकल्स है विद फ्लेक्सिबल फ्यूल ऑप्शन। दे विल हैव टू अंडरगो for both gaseous pollutants as well as particulate mass and number when seeking the vehicle type approval under BS6 norms। बेसिकली क्या है, जो फ्लेक्सिबल फ्यूल ऑप्शन के व्हीकल्स नए आ रहे हैं अंडर द BS6 एमिशन नॉर्म्स, उनको दो पोल्यूशन टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वन इज फॉर गैसियस पोल्यूटेंट्स एंड सेकंड वन इज फॉर पर्टिकुलेट मैटर्स, जो पर्टिकुलेट मैटर जो रिलीज करते हैं उन दोनों के लिए। हाउएवर हाइड्रोजन then vehicle will have to undergo test only for emission of नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइड्रोजन ने ये दिया है कि सिर्फ हाइड्रोजन धन व्हीकल होगा उनको सिर्फ एक सिंगल करवाना पड़ेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, अदरवाइज बाकी सबको बाई फ्यूल व्हीकल्स को दो पोल्यूशन टेस्ट करवाने। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज हेडलाइंस इन द इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। डू शेयर दिस इनिशिएटिव ऑफ आवर एजुकेशियस so that it may reach to wider section of the society and help the economic fraternity to gain the information in insightful information on economic topic in a very hassle free manner. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.